Hello, good morning students. I'm Alankar Sinha. Once again, I'm with administrative law subject and topic is the same. जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक 1 जनवरी 2014 को संसद के द्वारा पारित हुआ था और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात अब यह कानून बन चुका है और लोकायुक्त और लोकपाल अधिनियम 2013 के पास अधिनियम 2013 पास हो चुका है। इस अधिनियम में कुल 53 धाराएं प्रतिस्थापित की गई हैं, यानी 53 सेक्शंस इसमें रखे गए हैं। हम लोग ये भी देख चुके हैं, एक चीज और एक पॉइंट इसमें है कि इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा। लोकपाल अधिनियम 2013 का विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा। कुछ पॉइंट्स हम लोग रिवाइज कर लेते हैं फटाफट कि इस विधेयक में कितने इस विधेयक के अनुसार लोकायुक्त बॉडी में कितने मेंबर्स रहेंगे, तो टोटल 8 मेंबर्स रहेंगे और जो मेंबर्स होंगे लगभग 25 वर्ष का अनुभव रखेंगे अपने कार्य क्षेत्र में। 4 मेंबर्स जुडिशियल विंग से आएंगे, बाकी मेंबर्स अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग और महिला से होकर के आएंगे। लोकपाल की कार्यकाल की अगर हम बात कर लें तो 5 वर्ष का कार्यकाल होगा या 70 वर्ष की आयु तक, मैक्सिमम 70 इयर्स तक और 5 इयर्स से 70 इयर्स में जो पहले हो जाएगा रिटायर्ड हो जाएगा। और अगर लोकायुक्त को हटाया जाना है, पदोन्नति देना है तो जाहिर सी बात है 5 वर्ष के कार्यकाल से उसे उसके पद से मुक्त कर दिया जाएगा। और लोकायुक्त त्यागपत्र के माध्यम से, अगर इसके पहले भी वो हटना चाहता है तो त्यागपत्र के माध्यम से भी लोकायुक्त अपने पद से हट सकता है। अब हम ये देख लेते हैं कि भारत में लोकपाल की अधिकारिता क्या है। तो इस संस्था की अधिकारिता में कौन कौन आएगा? मंत्रिपरिषद आएगा, पूरा का पूरा मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, साथ ही ग्रुप ए बी सी डी के जितने भी अधिकारी और कर्मचारी हैं सभी लोकायुक्त की अधिकारिता में, लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में आएंगे। अब कौन ऐसा विंग है जो लोकपाल के दायरे में नहीं आएगा? अभी तक हमने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है। लोकपाल के दायरे में कौन नहीं आएगा? तो पहला भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा का अध्यक्ष, तीसरा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश, भारत के महालेखाकार यानी कैग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और तथा अन्य कोई भी सदस्य जो संघ लोक सेवा आयोग का होगा वो लोकपाल की परिधि में, लोकपाल की जांच की परिधि में नहीं आएगा। लोकपाल के हम लोग अधिकार भी डिस्कस कर चुके हैं कि लोकपाल के पास अधिकार क्या क्या होगा। एक बार हम लोग अधिकार पे रिवीजन कर लेते हैं कि कुछ मामलों में दीवानी अदालत का अधिकार है, केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारियों की सेवा प्रयोग करने का अधिकार है, किसी संपत्ति को अस्थायी रूप से संबद्ध करने का अधिकार है, विशेष परिस्थितियों में भ्रष्टाचार से कमाई गई संपत्ति, आय आदि को जब्त करने का अधिकार है, भ्रष्टाचार के आरोपी सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण या निलंबन की सिफारिश करने का अधिकार है, अपना प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार है, केंद्र सरकार को लोकपाल के द्वारा भ्रष्टाचार कर्मचारियों के विरुद्ध अभियोजन को सुनवाई के लिए विशेष अदालतों के गठन का अधिकार है, विशेष अदालतों को मामला 1 वर्ष के अंदर निपटाना होगा और मैक्सिमम टाइम अगर और चाहते हैं तो 3 माह का समय बढ़ाया जा सकता है। तो आज आपने लोकपाल के बारे में ये सारी चीजें जाना। इस पर कुछ एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैसे आप आंसर राइटिंग की स्टार्टिंग करते हैं और आप बताते हैं कि लोकपाल की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो जाहिर सी बात है कि भारत जब हमारा आजाद हुआ था तो लगभग 10-15 वर्ष तक जितने भी मंत्री, विधायक आते थे या सरकारी कर्मचारी आते थे उनके अंदर एक ईमानदारी की भावना हुआ करती थी। जैसे आप लाल बहादुर शास्त्री जी को ही देख लीजिए कि उनका इतिहास का एक पन्ना ईमानदारी से भरा हुआ है। तो जितने उस दशक के लोग हुआ करते थे
ईमानदारी की भावना से ओतप्रोत होते थे। लेकिन आज के इस परिप्रेक्ष्य में आप देख रहे हैं कि एक परचून की दुकान का स्वामी अगर राजनीति में आ जाता है तो कब वो रातों रात कम समय में उद्योगपति बन जाता है, यानी करोड़ों का मालिक हो जाता है। एक साइकिल से चलने वाला व्यक्ति जो कि अभी एक विद्यार्थी था और अगर वो प्रशासनिक सेवा में आ जाता है, IAS PCS बन जाता है, तो 4-5 साल में उसके बाद 10-20 करोड़ आना कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो आज के समय में आप देख रहे हैं कि सरकार तो खोखली होती चली जा रही है, सरकार का धन तो वेस्ट होता हो जा रहा है, लेकिन यहाँ की जनता गरीब हो जा रही है। तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करते हैं तो एक ऐसे विंग की आवश्यकता पड़ी जो भ्रष्टाचार की जांच करे, भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए गए व्यक्तियों को दंडित करे और सरकार के खजाने को बचाए। तो अभी तक के वीडियो लेक्चर में आपने पूरा डिटेल्ड स्टडी पढ़ा लोकायुक्त और लोकपाल के बारे में। लोकपाल की नियुक्ति कहाँ होती है? तो कार्यपालिका आप जानते हैं कि केंद्रीय सरकार के संदर्भ में भारतीय ओम्बड्समैन को लोकपाल के नाम से जाना जाता है और राज्य सरकार के संदर्भ में ओम्बड्समैन को या ओम्बड्समैन की संस्था को लोकायुक्त के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, लोकायुक्त क्या है, लोकपाल क्या है। केंद्रीय सरकार के परिप्रेक्ष्य में अगर बात किया जाए तो लोकपाल होगा, ओम्बड्समैन नाम होगा, और राज्य सरकार के परिप्रेक्ष्य में बात किया जाए तो लोकायुक्त का टर्म यूज किया जाएगा। लोकायुक्त और लोकपाल अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, लेकिन दोनों का काम क्या है? भ्रष्टाचार को रोकना, यानी कि सरकार के मंत्रियों में जो व्याप्त भ्रष्टाचार हो या कोई मिनिस्टर अपने डिपार्टमेंट में घपलेबाजी करता है, घोटाला करता है। बहुत सारे 90s के दशक में घोटाले हुए हैं, जैसे हवाला घोटाला हुआ था, बैंक प्रत्याभूति घोटाला हुआ था, यूरिया घोटाला हुआ था, चारा घोटाला हुआ था, स्टाम्प घोटाला हुआ था। तो बहुत सारे घोटाले आपको याद भी होंगे, जिन घोटालों की वजह से एक आवश्यकता पड़ गई कि इस करप्शन को रोका जाए। तो करप्शन को रोकने का जो एक विंग है दैट इज ओम्बड्समैन। फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा कि लोकपाल का महत्व कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, लोकपाल का पद कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसकी कार्यशैली कैसी है। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे।